डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुष्मिता एसपी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुष्मिता एसपी पे। तो क्लास 10 आज आप लोगों के लिए क्लास आ चुका है वन शॉट का। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गई हूँ साइंस का बायोलॉजी का चैप्टर 5 जो है आप लोगों का बायोलॉजी जैव प्रक्रम, उसका मैं पोषण से रिलेटेड एक एक क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। तो आप लोग जो है वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रही हूँ बहुत अच्छे से सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो जल्दी से जल्दी जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को, वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही है, एंड अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये जो आज का क्लास है ये पार्ट 1 है। इसके बाद जो है पोषण के बाद जो है इसी चैप्टर में आप लोगों को श्वसन के बारे में बताया गया है, जो भी मैं डिवाइड करके इस तरीके से आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ, ताकि आप लोग फुल्ली अच्छे से जो है तैयारी कर पाओ, अच्छे से सारे क्वेश्चन को समझ पाओ। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के लिए कौन से प्रक्रम अनिवार्य है? जीवन के लिए हम जीवन जी रहे हैं तो कौन से प्रक्रम अनिवार्य है? सभी चीज अनिवार्य है, श्वसन भी, पोषण भी, वृद्धि भी, गति भी और उत्सर्जन भी, क्योंकि हम मनुष्यों को या जीव जंतुओं को ये चीजें जो है इनके लिए ज़रूरी है। हमें सांस लेना, अगर हम जिंदा है तो सांस भी लेंगे, पोषण भी करेंगे वृद्धि भी करेंगे, गति भी करेंगे, उत्सर्जन भी करना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो है अनिवार्य है, ठीक है, जीवन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैव प्रक्रम क्या है? जनन एक जैव प्रक्रम नहीं है, क्यों? यहाँ पे दो क्वेश्चन है साथ ही में। ठीक है, जैव प्रक्रम क्या है पहले पूछा है, और जनन एक जैव प्रक्रम नहीं है, क्यों? दो क्वेश्चन साथ में पूछे हैं, देख लीजिए। जीवित शरीर में होने वाले वे सभी प्रक्रम जो जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यहीं पे क्वेश्चन को याद भी करते हुए जाइए। ठीक है, जीवित शरीर में होने वाले वो सभी प्रक्रम जो जीवन के लिए अनिवार्य है, ये क्या है? जीवन के लिए अनिवार्य है, वो क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। पोषण, श्वसन, उत्सर्जन तथा वहन जैव प्रक्रम के उदाहरण है। क्या क्या उदाहरण है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन तथा वहन, ये जैव प्रक्रम के उदाहरण है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। सेकेंड, जनन एक जैव प्रक्रम नहीं है, क्यों? तो देखिए, जनन भी सजीवों से संबंधित है, परंतु ये प्रक्रम शरीर या जीवन के अनुरक्षण से सीधा संबंध नहीं रखते हैं, अतः उन्हें जैव प्रक्रम नहीं कहा जाता है। ये भी सभी सजीवों से संबंधित है जनन, लेकिन ये प्रक्रम जो है शरीर या जीवन के अनुरक्षण से सीधा संबंध नहीं रखते हैं। ठीक है, इनका कोई शरीर से इस प्रकार का अनुरक्षण से संबंध नहीं है, इसीलिए ये जैव प्रक्रम इसको नहीं कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो प्रक्रम, जो जैव प्रक्रम है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, ये करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। जीवन जीने के लिए ये होना क्या है? आवश्यक है। अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और उसके उपोत्पाद क्या है? स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण कैसा पोषण होता है? जब कोई मनुष्य खुद अपना भोजन, या कोई भी पौधे, जब पौधे अपना भोजन खुद स्वयं बनाते हैं तो उसको स्वपोषी पोषण कहते हैं। हम क्या स्वपोषी पोषण करते हैं? जी नहीं, हम अपने भोजन के लिए क्या करते हैं? दूसरों पर निर्भर रहते हैं। किस पे निर्भर रहते हैं? पेड़ पौधों पर, जीव जंतुओं पर। हम अपना भोजन खुद से नहीं बनाते, लेकिन पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद से बनाते हैं वो। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि उसके लिए क्या क्या आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक शर्तें हैं। क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं देखते हैं। सबसे फर्स्ट, जैव कोशिकाओं में क्लोरोफिल की उपस्थिति, क्लोरोफिल उपस्थित होना अनिवार्य है। पादप कोशिकाओं या हरे हिस्सों में पानी की आपूर्ति का प्रबंध या तो जड़ों द्वारा या आसपास के वातावरण के द्वारा, मतलब जल जरूरत पड़ता है,
जल की जरूरत पड़ती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, पर्याप्त सूर्य प्रकाश उपलब्ध हो क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश ऊर्जा आवश्यक है, धूप होना जरूरी है, छांव में वो अपना भोजन नहीं कर पाएंगे। तो क्या क्या अभी तक हम लोगों ने 3 पॉइंट क्या क्या देखे? क्लोरोफिल की उपस्थिति, दूसरा क्या है? पानी, पानी का होना अत्यंत आवश्यक है, तीसरा क्या है? सूर्य का प्रकाश। फोर्थ देखिए, पर्याप्त CO2 जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान शर्करा के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण अवयव है। CO2 पौधे क्या करते हैं जब वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है अपना भोजन पकाते हैं या सांस लेते हैं, तो उस वक्त उनको क्या चाहिए होता है? CO2 चाहिए होता है। तो यहाँ पे 4 चीज़ें क्या क्या है? क्लोरोफिल, दूसरा क्या है? जल, तीसरा जो है वो है सूर्य का प्रकाश, चौथा जो है वो है CO2। स्वपोषी पोषण के उपोत्पाद, स्वपोषी पोषण का क्या उपोत्पाद है? मतलब स्वपोषी पोषण के बाद क्या बनता है, क्या बन के तैयार होता है? तो स्टार्च, शर्करा, जल तथा O2। O2 मीन्स क्या है? ऑक्सीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है? बहुत ज़रूरी है। विदाउट ऑक्सीजन हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसीलिए तो बोला जाता है कि पेड़ पौधों की कटाई मत कीजिए, अपने घर में कम से कम 1-2 पेड़ पौधे लगाइए। क्योंकि आज के डेट पे लोग क्या कर रहे हैं? अपने सुख सुविधाओं के लिए क्या कर रहे हैं? पेड़ पौधे, अनगिनत पेड़ पौधे काट रहे हैं और उसकी जगह पे क्या कर रहे हैं? बिल्डिंग्स खड़े कर रहे हैं, बड़े बड़े मॉल्स बना रहे हैं, जो कि आगे जा कर के और 2 साल के बाद और 5 साल के बाद और 10 साल के बाद जो है, मतलब हमारी जो परिस्थिति है वो बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? ठीक है। नेक्स्ट, आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या ज़रूरत है। इस तरीके से लर्न कीजिए क्या क्या ज़रूरत है। पहला क्लोरोफिल, दूसरा जल, तीसरा सूर्य का प्रकाश, चौथा CO2। और उससे क्या उत्पाद बनेगा? उपोत्पाद बनेगा। तो शर्करा बनेगा, मतलब स्टार्च, जल और O2। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? प्रकाश संश्लेषण की जो कच्ची सामग्री लगती है वो पौधा कहाँ कहाँ से प्राप्त करता है? अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री को पौधा अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करता है। सही बात है। पर्णहरित, पत्ती के हरित लवक से। पर्णहरित कहाँ से प्राप्त करता है? पत्ती के हरित लवक से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करेगा? वायुमंडल से। ये कहाँ से प्राप्त होगा उसको? वायुमंडल से। थर्ड है जल, तो जल उसको कहाँ से मिलेगी? मृदा से, मिट्टी से। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा जो है कहाँ से अपना जो सामग्री है, जो भी उसको लगता है भोजन को बनाने में, वो कहाँ से प्राप्त करता है? तो पर्णहरित वो पत्ते से प्राप्त करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो वायुमंडल से प्राप्त करता है, जल जो है वो मृदा से प्राप्त करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में कौन से अनुकूलन होते हैं? कौन सा अनुकूलन होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए? पत्तियों में, पत्तियों में होता है क्या क्या? तो बड़ी चौड़ी सतह, पर्णहरित, पतली संरचना, रंध्र, नसों का जाल, कोशिकाओं के जाल। ये सब अनुकूलन किसमें होता है? पत्तियों में होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। बड़ी चौड़ी सतह, पर्णहरित, पतली संरचना, रंध्र, नसों का जाल और कोशिकाओं के जाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, पोषण की परिभाषा दे। मतलब पोषण क्या है? स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में अंतर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ऑलवेज पूछा जाता है कि स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। तो सबसे पहले पोषण होता क्या है? तो देखिए, पोषण एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीवधारी पोषकों को अंतर्ग्रहण करके उससे ऊर्जा और नया जीव द्रव्य प्राप्त करते हैं। ठीक है, पोषण मतलब कोई भी जीवधारी, कोई भी जंतु हो, मनुष्य हो, वो क्या करता है? पोषक तत्वों को अंतर्ग्रहण करता है और उससे क्या मिलता है? उसको ऊर्जा और नया जीव द्रव्य प्राप्त करता है। आप देखना कभी भी
अगर आप भूखे रहते हो तो आपकी एनर्जी भी कम हो जाती है। जब हमें भूख लगती है या फिर हम बहुत देर तक भूखे हैं, हमारी एनर्जी कम रहती है। जब लोग फास्टिंग करते हैं तो थोड़ी सी एनर्जी उनकी क्या होती है, कम होती है। लेकिन जैसे ही हम खाना खा लेते हैं तो हम में एक ऊर्जा आ जाता है। तो वो किससे मिला, भोजन से मिला। तो वही है पोषण का मतलब क्या है कि हम अंतर्ग्रहण करते हैं, पोषक तत्वों का अंतर्ग्रहण करके जो ऊर्जा होता है, नया जीव द्रव्य प्राप्त करते हैं, उसी को पोषण कहते हैं। अब देखिए स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है, तो देखिए अंतर हमेशा इसी तरीके से डिवाइड करके लिखिएगा। इधर स्वपोषी पोषण, इधर विषमपोषी पोषण, इसी तरीके से डिवाइड करके लिखना है। फर्स्ट देखिए, स्वपोषी पोषण हरे पौधों में होता है। करेक्ट बात है। स्वपोषी पोषण किस में होता है, हरे पौधों में होता है, और कोई स्वपोषी पोषण नहीं कर सकता है। विषमपोषी पोषण हरे पौधों तथा कुछ शैवालों को छोड़कर बाकी सभी जीवों में होता है। मतलब आप इस तरीके से लिख सकते हो कि विषमपोषी पोषण जो है सभी जीवों में होता है, मतलब पेड़ पौधों में नहीं होता है। विषमपोषी पोषण किस में होता है, तो मनुष्यों में होगा और जीवों में होगा, जीव जंतुओं में होगा। वो हरे पेड़ पौधों और शैवाल को छोड़कर सभी जीवों में होता है। नेक्स्ट है, ये ऐसे घटक है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। स्वपोषी पोषण में क्या है कि वो खुद से अपना भोजन का निर्माण करते हैं। और बी क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, विषमपोषी में यह भोजन के लिए स्वपोषित घटक द्वारा संश्लेषित पदार्थों पर निर्भर करते हैं। ऐसा लिख सकते हैं कि यह भोजन के लिए दूसरे लोगों पर क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। जैसे हम मनुष्य जो है भोजन के लिए किस पे आश्रित होते हैं, पेड़ पौधों पे या तो फिर जीव जंतु पे। क्योंकि अगर किसी को चिकन खाना है, अंडा खाना है, तो वो किससे आता है, वो जीव जंतुओं से मिलता है। हमें दूध पीना है, दूध किससे मिलेगा, बकरी से, गाय से, भैंस से, इससे दूध मिलता है। एंड अंडा भी मुर्गी देती है, मुर्गी का अंडा होता है। तो ये जंतुओं से प्राप्त हम लोगों को होता है, हम लोग खुद से नहीं बनाते हैं। और पेड़ पौधों से हमें क्या मिलेगा, जैसे हम लोग जो कच्ची सब्जियां खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, जो भी दाल खा रहे हैं, तो ये सारा कुछ क्या है, ये सब कुछ पेड़ पौधों से मिल रहा है। तो विषमपोषी पोषण जो है ऐसा होता है कि इसमें एक प्राणी, एक मनुष्य जो है, एक जीव जंतु जो है दूसरे पर आश्रित होता है। जैसे अगर घर पे कुत्ता रखे हो तो कुत्ता को क्या करते हैं, हम लोग खाना बना के देते हैं, वो भी चावल दाल सब्जी खाता है या फिर किसी को मार के खाएगा। ठीक है, शेर जो है वो भी किसी को मार के खाता है, वो दूसरे पर निर्भर है, वो खुद से नहीं कुछ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें क्लोरोफिल होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। डी, इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा विषमपोषी पोषण में। तो सबसे पहला जो है विषमपोषी, नेक्स्ट हम उदाहरण पहले देख ही लेते हैं। उदाहरण है इसका हरे पौधे, स्वपोषी जीवाणु, और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, मनुष्य है, अमीबा है, मेढक है, कुत्ता है, बिल्ली, बकरी, कुछ भी जो भी उदाहरण आप दो पेड़ पौधों को छोड़कर, वो सभी विषमपोषी पोषण में आते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमने क्या देखा, स्वपोषी पोषण जो है हरे पौधों में होता है, विषमपोषी पोषण हरे पौधों को छोड़कर सभी जीवों में होता है। दूसरा क्या है, ये ऐसे घटक है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं हम कि ये ऐसे घटक है जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। और इसमें हम लोग बी नंबर में लिखेंगे कि ये ऐसे घटक है जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते हैं, ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। सी है, इसमें क्लोरोफिल होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। डी है, इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। फिर आप इसमें उदाहरण दे दो कि क्या कौन कौन सा स्वपोषी पोषण के उदाहरण है, हरे पौधे, स्वपोषी जीवाणु, फिर इसमें हो जाएगा अमीबा, मेढक, मनुष्य, ये सब। ठीक है, सबसे पहले तो मनुष्य ही लिखिए। ठीक है, विषमपोषी पोषण में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाचक जो एंजाइम है उनका क्या कार्य है। तो पाचक एंजाइम उत्प्रेरक क्रिया द्वारा भोजन के जटिल अवयवों को सरल भागों में खंडित कर देते हैं।
जिससे वे घुलनशील हो जाते हैं और शरीर में उनका अवशोषण हो जाता है। तो पाचक जो एंजाइम है वो क्या कार्य करते हैं, वो जटिल अवयवों को तोड़ते हैं, ठीक है, वो तोड़ देते हैं, उनको खंडित कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वो घुलनशील हो जाता है और शरीर में इनका अवशोषण आसानी से फिर हो पाता है। नेक्स्ट है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। हमारे आमाशय से जो एक अम्ल निकलता है उसकी क्या भूमिका है, अम्ल की क्या भूमिका है। तो आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में करते हैं। आमाशय में अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है ताकि जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम उसे पचा सके। तो आमाशय में जो एंजाइम पाया जाता है वो भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में करते, किस माध्यम में करते हैं, अम्लीय माध्यम में करते हैं। और आमाशय में अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है, अम्ल क्या बनाएगा, अम्लीय बनाएगा भोजन को, ताकि जठर रस में पाए जाने वाला एंजाइम जो है उसको पचा सके। दूसरा, यह भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ये जो अम्ल होता है, अगर भोजन में किसी भी प्रकार का जीवाणु पाया जाता है तो उसको क्या कर देता है, वो नष्ट कर देता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है। पचा हुआ भोजन को कौन जो है अभिकल्पित करता है, मतलब अवशोषित करता है, क्षुद्रांत, छोटी आंत। तो पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है। क्षुद्रांत को अतिरिक्त भृति पर, क्षुद्रांत की अतिरिक्त भृति, क्षुद्रांत की आंतरिक भृति पर असंख्य रसांकुर पाए जाते हैं। क्षुद्रांत का जो आंतरिक भृति होता है उसमें असंख्य रूप में रसांकुर पाया जाता है। इसमें रक्त वाहिकाओं एवं लिम्फ वाहिनियों का जाल बिछा होता है। विसरण क्रिया द्वारा भोजन का प्रोटीन, ग्लूकोज, खनिज, विटामिन इत्यादि रक्त में सोख लिए जाते हैं। वसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण लिम्फ वाहिनी में होता है। अब देखिए, क्षुद्रांत के बारे में यहाँ पे आपको बताना है कि कैसे उसको अभिकल्पित किया गया, किस तरीके से उसका गठन किया गया है। तो क्षुद्रांत की आंतरिक भृति पर असंख्य क्या पाए जाते हैं, रसांकुर पाए जाते हैं। इनमें रक्त वाहिकाओं और लिम्फ वाहिनियों का क्या होता है, जाल बिछा होता है। इसमें क्या होता है, रक्त वाहिका और लिम्फ वाहिनियों का क्या होता है, जाल बिछा होता है। विसरण क्रिया द्वारा भोजन का प्रोटीन, विसरण की क्रिया द्वारा भोजन का प्रोटीन, ग्लूकोज, खनिज, विटामिन इत्यादि रक्त में सोख लिया जाता है। और वसीय अम्लों और ग्लिसरॉल का अवशोषण लिम्फ वाहिनी में होता है। कहाँ पे होता है, लिम्फ वाहिनी में। उपयुक्त के अतिरिक्त क्षुद्रांत की संकुचन और अनुशिथिलन की गति भी भोजन के अवशोषण में एक सीमा तक अवश्य सहायक होती है। ठीक है, उनका जो संकुचन होता है, अनुशीतलन की गति होती है जो क्षुद्रांत में, ये भी जो है भोजन के अवशोषण में क्या करती है, सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। सबसे पहले तो हमारे मानव मुख में लार ग्रंथियां कितनी होती है, 3 जोड़ी होती है। कितनी होती है, 3 जोड़ी होती है। तो मनुष्य के भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। तो मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। इसमें उत्पन्न होने वाला रस लार कहलाता है। जो 3 जोड़ी जो लार ग्रंथियां होती है, इसमें जो उत्पन्न होती है जो रस, उसको क्या कहते हैं, लार कहलाता है। इस रस में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन कहलाता है। देखिए, ये जो रस में जो एंजाइम पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, टाइलिन कहते हैं। यह एंजाइम भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज शर्करा में परिवर्तित करता है, जो सरलता से आहार नाल के अन्य भागों में पाचित होता है। तो लार ग्रंथियां क्या करती है, ये कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में परिवर्तित करती है और इससे क्या होता है कि वो सरलता से आहार नाल के अन्य भागों में क्या हो जाता है, पाचित हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। हमारे शरीर में जो है वसा का पाचन कहाँ पे होता है और ये वसा का पाचन कैसे होता है और ये कहाँ पे होता है। तो आइए देख लेते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र में वसा का पाचन, तो पक्वाशय में पित्त के मिलने पर वसा का पायसीकरण होता है। पक्वाशय में क्या होता है, पित्त के मिलने से वसा का क्या होता है, पायसीकरण होता है। अग्नाशयिक रस में पाए जाने वाला लाइपेज नामक पाचक रस पायसीकृत वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। यहाँ पे देखिए इसका समीकरण भी बना के दिखाया है। पायसीकृत वसा प्लस लाइपेज जब मिलता है तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से अगर आप भी समीकरण इस तरीके से बनाओगे मार्क्स अच्छा मिलता है। ठीक है। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल छोटी आंत में पाए जाने वाले दीर्घ रोमों के अंदर लिम्फ वाहिनियों में सोख लिया जाता है, जहां से वो रुधिर में पहुंच जाता है। ठीक है। यह प्रक्रम क्षुद्रांत के अग्रभाग या पक्वाशय में होता है। यह प्रक्रम कहाँ पे होता है, तो ये क्षुद्रांत के अग्रभाग में होता है या फिर ये पक्वाशय में होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, शाकाहारी जानवरों को अपेक्षाकृत लंबी छोटी आंत की आवश्यकता क्यों होती है। शाकाहारी जानवरों को अपेक्षाकृत लंबी छोटी आंत की आवश्यकता क्यों होती है। अब देखो, शाकाहारी जंतुओं के भोजन में क्या होता है, सेलुलोज होता है, क्योंकि वे अधिकतर घास खाते हैं। शाकाहारी जीव जंतु क्या खाते हैं, घास खाते हैं। गाय को देख लो, भैंस को देख लो, बकरी को देख लो। सेलुलोज के पाचन के लिए लंबी पाचन नली की आवश्यकता होती है। सेलुलोज को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, लंबी पाचन नली की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सेलुलोज की अपेक्षा शीघ्र होता है। मांस का पाचन सेलुलोज की अपेक्षा कैसा होता है, शीघ्र होता है। यह कारण है कि मांसाहारी जानवरों जैसे शेर, चीता आदि की छोटी आंत शाकाहारियों की छोटी आंत से छोटी होती है। ठीक है, मतलब शाकाहारी जानवरों की जो छोटी आंत होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है। और मांसाहारी जो जानवर होते हैं उनकी जो आंत होती है, छोटी आंत, वो जो है बड़ी होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। वसा के पायसीकरण का क्या महत्व है। वसा का जो पायसीकरण होता है उसका क्या महत्व है, तो वसा के कणों का सरलीकरण ही पायसीकरण कहलाता है। पायसीकरण है क्या, तो वसा के कणों का जो सरलीकरण होता है, सरलता में इसको जो तोड़ा जाता है उसी को पायसीकरण कहते हैं। इसके उपरांत अग्नाशयिक रस भोजन से मिलता है। इसमें इमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइपेज पायसीकृत वसा को वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक है। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस को एकदम रिवीजन करते हुए चलिए। ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है आपके लिए रिवीजन इम्पॉर्टेंट है। आमाशय में भोजन के पाचन का वर्णन करें। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आमाशय में भोजन के पाचन का वर्णन करें। अगर हो सके, अगर टाइम बचे तो आप यहाँ पे आमाशय का जो है पिक्चर जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों के पास टाइम बचता है तो। ठीक है, पहले लिख लीजिएगा, क्योंकि डायग्राम जब आप बनाते हैं तो ये टीचर जो आपका कॉपी चेक करता है उसको भी देख करके अच्छा लगता है और उसमें भी आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आमाशय की आंतरिक भित्ति में पाई जाने वाली जठर ग्रंथियां जठर रसों का स्राव करती हैं। जठर रस में पेप्सिन और रेनिन नामक प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं। ठीक है, रेनिन दूध की प्रोटीन को पचाता है, अतः यह केवल बच्चों में पाया जाता है। पेप्सिन अघुलनशील प्रोटीन को घुलनशील पेप्टोन में बदल देता है। आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है। ठीक है, अब पहले देखिए, आमाशय की आंतरिक भित्ति में पाए जाने वाली रस कौन सी है, जठर ग्रंथियां होती है, जिससे जठर रस का स्राव होता है। ठीक है,
जठर रस में पेप्सिन और रेनिन नामक प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं। ठीक है, रेनिन क्या करता है, दूध की प्रोटीन को पचाता है, अतः यह केवल बच्चों में पाया जाता है। और पेप्सिन अघुलनशील प्रोटीन को घुलनशील पेप्टोन में बदल देता है। आमाशय में भोजन का पाचन जो है अम्लीय माध्यम में होता है। फिर क्या है, यहाँ आमाशय की आंतरिक भित्ति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है जो जीवाणु नाशक होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बनता है आमाशय की आंतरिक भित्ति में, जो कि क्या होता है, जीवाणु का नाशक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घरोम के दो कार्य लिखे। दीर्घरोम क्या है, दीर्घरोम को देखो विलाई भी कहते हैं, और उसके दो कार्य बताना है। तो दीर्घरोम क्या है, क्षुद्रांत में अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना। दीर्घरोम क्या करता है, अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ाता है। और दूसरा, पाचक रसों का स्राव करता है। क्या करता है, पाचक रसों का स्राव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्तरस के दो कार्य लिखे। पित्तरस का दो कार्य लिखना है। तो आमाशय से आए भोजन के अम्लीय प्रभाव को क्षारीय बनाता। पित्तरस क्या करता है, आमाशय से जो अम्लीय भोजन आता है उसके प्रभाव को क्षारीय बनाता है। यह आंत की दीवारों को क्रमाकुंचन के लिए उत्तेजित करता है। यह आंत का जो दीवार होता है उसको क्रमाकुंचन के लिए उत्तेजित करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस प्रकार होता है। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट को किस तरीके से पचाया जाता है। तो मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले मुख में लार ग्रंथियों से निकलने वाला टाइलिन नामक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है। अभी एक क्वेश्चन हम लोग इसको देख रहे थे जिसमें ये चीज़ सेम चीज़ लिखी हुई थी कि मुख में लार ग्रंथियाँ जो है वो क्या करती है, टाइलिन नामक एंजाइम जो है उसको कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है। नेक्स्ट, पक्वाशय में अग्नाशय से आने वाला पाचक एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। अब पक्वाशय में क्या होता है, अग्नाशय से आने वाला पाचक एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। फिर छोटी आंत में पाया जाने वाला एंजाइम सकस इंटेरिक्स बचे खुचे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। पहले तो यहाँ पे मुख में जो लार ग्रंथि होता है वो टाइलिन नामक एंजाइम जो है, मुख से जो लार ग्रंथियाँ जो लार निकलती वो है टाइलिन, और वो कार्बोहाइड्रेट को किस चीज़ में परिवर्तित करता है, माल्टोज में। फिर जो पक्वाशय में जो अग्नाशय से आने वाला जो पाचक होता है एंजाइम वो माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। और लास्ट में फिर छोटी आंत में पाया जाने वाला एंजाइम सक्कस इंटेरिक्स बचे खुचे कार्बोहाइड्रेट को फिर क्या करता है, फिर से वो ग्लूकोज में बदल देता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, मनुष्य के पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है। प्रोटीन का पाचन कैसे होगा, फर्स्ट है आमाशय में आमाशयिक रस जठर रस में पाया जाने वाला पेप्सिन नामक एंजाइम क्या करता है, अघुलनशील प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। पक्वाशय में अग्नाशय रस में पाया जाने वाला प्रोटीन पाचक एंजाइम ट्रिप्सिन पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। छोटी आंत में सक्कस इंटेरिक्स द्वारा शेष बचे प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल दिया जाता है, फिर से उसको अमीनो अम्ल में ही बदल दिया जाता है। नेक्स्ट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन करें। अमीबा का जो डायग्राम है आप लोग बिल्कुल भी याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आता ही आता है। और जब आपको ये क्वेश्चन पूछेगा, ये कोई ईयर में क्वेश्चन आया है, देखिएगा मैंने पहले के वीडियोज़ में अपलोड भी करा है कि रिपीटेड क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन मैंने शायद कहीं पे आप लोगों को बताया है कि अमीबा जो है ना, अमीबा का चित्र बनाने के लिए आपको अक्सर आता है एग्ज़ाम में, और इसका डायग्राम बहुत अच्छे से बनाइएगा और बहुत अच्छे से इसको डिफाइन कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, आंसर की तरफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमीबा अपनी सतह पर अंगुलियों जैसे अस्थायी प्रवध बनाता है। अमीबा क्या करता है, अपने सतह पे जहाँ पे वो है वहीं पे अंगुलियों जैसा अस्थायी प्रवर्ध बनाता है, इन्हें कूटपाद कहते हैं। कूटपाद भोजन को घेर कर एक खाद्यधानी बनाते हैं और स्वयं गायब हो जाते हैं। कूटपाद फिर गायब हो जाते हैं। कोशिका द्रव्य में उपस्थित पाचक एंजाइम रितिका या खाद्यधानी में प्रवेश करते और भोजन को पचाते हैं।
खाद्यदानी कोशिका में भ्रमण करती रहती है और बचे हुए भोजन के कण विस्तृत होकर कोशिका द्रव्य में मिलने रहते हैं। रिक्तिका घूमते घूमते कोशिका की सतह से चिपट कर फट जाती है, तब अनपचा भोजन कोशिका से बाहर निकल जाता है। ये जो क्वेश्चन का आंसर है ना, मैं आप लोगों को और अच्छे से जब अगेन क्वेश्चन आंसर का वीडियो लेकर के आऊँगी तो मैं अच्छे से आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर को करवा दूँगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें थोड़ा सा अटपटा सा भी है, तो मैं आप लोगों को कुछ अच्छे से आप लोगों को इसका आंसर करा दूँगी, जिससे आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टीज ना लगे, ठीक है। तो इस वीडियो में अगर लाइक ये जो भी जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए, कहीं पे भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। एंड ये जो है इसके बाद मैं श्वसन से रिलेटेड क्वेश्चन, उत्सर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से, बहुत ही ध्यान में रखकर एकदम रिवीजन कीजिए। बहुत ही कम दिन बचे हुए, अपने आप को बहुत अच्छे से मतलब लाइक अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोग अपने स्टडी पे फोकस करना है, एकदम भूल जाइए सोना, ठीक है। रात को आप लोग थोड़ा सा अच्छे से बैठ के पढ़िए, सुबह में उठिए, मॉर्निंग स्टडीज़ कीजिए, ठीक है। तो आज जो है जितना भी चीज़ मैंने आप लोगों को कराया है वो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जिन्होंने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं मतलब लाइक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से, ठीक है, ताकि जो है ना आप लोगों को अपडेट्स मिलते रहे, कब मैं लाइव क्लास लेकर के आ रही हूँ, कब कौन सा क्लास होने वाला है, वहाँ पे आप लोग को सारा अपडेट्स मिलता है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।